मग म्हणजे तो नाट्यानुभव जो आहे तो नाट्यानुभव आणि तो रसानुभव शेवटी त्याच्यातला तो रस निर्माण झाला आहे की नाही. तर सुभाषचंद्र बोस संध्याकाळी व्याख्यान ऐकायला गेले आणि रात्री 10 वाजेपर्यंत परत आले नाहीत. म्हणून आई दरवाज्यात चाललेली आहे, 3-3 लोकांना पाहते, 10 वाजले मुलगा अजून आलेला नाही आणि ती गदगदून गेली. आणि सुभाषचंद्रांचे वडील तिकडे टेबलवर अभ्यास करत बसले, त्यांच्याजवळ आले. बोलणं काही होईना, धीर काही होईना आणि शेवटी राहलं नाही. मुलाचा मोह अनावर आहे आणि जानकीनाथ भाऊंच्या खांद्यावर हात ठेवला. त्यावेळेला बघा ठेवत नसा, सगळ्यांच्या समोर नवऱ्याच्या खांद्यावर ठेवायचा नाही. हा म्हणजे त्या मर्यादा आहे. आता इथे विनोदही होतो कधी कधी, त्या ठिकाणी विनोद करायचा का हा सुद्धा मला प्रश्न असतो. कारण लोक त्या प्रसंगाशी समोर झालेले असतात. मग आपण जितका चांगला रस निर्माण करायचा आणि आपणच तो रस नाहीसा करून टाकायचा, इथे विवेक ठेवावा लागतो. नाही, मी त्या ठिकाणी विनोद करणार नाही. काही काही लोकांना ते मोह आवडत नाही, ते काय करतात, विनोद करून तो प्रसंगच खराब करून टाकतात. खांद्यावर ठेवला आहो सुभाषाचं नाही याला नाही. तर हे इतकं पटकन बदलून टाकावं लागतं. दुसऱ्या क्षण हो हो बघतो, हां जाऊ, पुस्तक बंद केलं, जानकीनाथ भाऊ बाहेर. म्हणजे कथाही सांगत राहायची आणि कथेतलं नाट्यही फुलवत राहायचं. अशी एक विचित्र सत्व परीक्षा असते आमच्या फॉर्ममध्ये. हिंदी सर. हिंदी. अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस मैंने आप जो कथा बताते हैं हाँ, वो इम्प्रोवाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ही आज आप मैंने कथा को पूरा जानने के बाद वो प्रेजेंट करते 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 आज कहीं ना कहीं उसमें क्रिएशन होते जा रहा है. तो ये कहीं ना कहीं आविष्कार जो है आपका, ये कहीं ना कहीं काफ़ी आगे बढ़ रहा है. बिल्कुल बराबर है. क्योंकि क्या होता है कि रोज की कथा वही होती है, लेकिन रोज का श्रोता अलग होता है, रोज का व्यासपीठ अलग होता है, रोज का वो कथे का मेरा अनुभव अलग होता है. आज जानकीनाथ जैसी नटसम्राट नाटक में पहले जो प्रयोग में सरकार का काम जिसने किया था, शांता जोड़, उनका चरित्र मैंने पढ़ा तो शांता भाई ने कहा है कि 65वें प्रयोग में मुझे ख्याल आया कि मैं कितनी गलत थी. हार्ट अटैक जिसको आया है वो व्यक्ति झटके से एकदम उठ नहीं सकती, और 65 प्रयोग होते तक मैं जब उठती थी तो झटके से उठती थी. और मुझे ख्याल में आया कि अरे ये तो गलत कर रही मैं, लोग क्या कहेंगे, इसको हार्ट अटैक आया है, इतने झट से उठी कैसे. फिर बाद में मैंने चाच पडत आणि मग मला लक्षात आलं की हे बरोबर नाही. तर हा जो त्यांचा अनुभव आहे, हाच त्यांचा अनुभव. कल मुझे वो सुभाष चंद्र की माता बनना जवा नहीं था. आज मैं और उस कैरेक्टर का और विचार करता हूँ, और विचार करते 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 वो कैरेक्टर के पास जाने का प्रयत्न करता हूँ. वो जाने का प्रयत्न, कल मुझे मेरा मुद्रा अभिनय जमा था, लेकिन मेरा डायलॉग जो था, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी. तो डायलॉग डिलीवरी और मुद्रा अभिनय दोनों का सिंक्रोनाइजेशन आज मैं कर सकता हूँ. तो ये सब इम्प्रोवाइजेशन में आता है कि आज कल का परसों का अनुभव और अलग रहेगा. आज मैं प्रभावती का अभिनय अच्छा किया, वो डायलॉग डिलीवरी अच्छी की, शायद जानकीनाथ बाबू और वो कैसे थे, आज मैंने उनको बाहर तो निकाल दिया. बाहर निकालने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जानकीनाथ बाबू अपने लड़के के फिक्र में है, तो इतने झटके से गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेंगे या इतने झटके से गाड़ी का दरवाजा बंद नहीं करेंगे. वो कैसा बंद करेंगे. मैं विचार करता हूँ, मेरे मन में ये चलते रहता है. मुझे जो कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं वो कैरेक्टर्स मेरे साथ सभी तरफ रहते हैं. घर में बैठे रहूँ या गाड़ी भी चलाते रहूँ, कहीं भी रहूँ, वो कैरेक्टर मेरे मन में ही रहते हैं. और वो कैरेक्टर्स मुझे पढ़ाते हैं कि नहीं ऐसा करने का, नहीं ऐसा करने का, नहीं ऐसा करने. जब कुछ संदर्भ मिलते हैं किताबें पढ़ने के बाद, तो वो किताबों में उनका कैरेक्टर कैसा चित्रित किया है उसकी भी जानकारी होती है. और वो जानकारी के बाद वो कैरेक्टर में थोड़ी सी अलग शेड्स आते हैं. तो ये इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है उसमें. अच्छा, इसमें जैसे जनरली कीर्तन जो सुनते थे हम लोग भी, तो कीर्तन में कथानक जो रहते थे वो संत ज्ञानेश्वर या तुकाराम ऐसे. लेकिन आपकी बातों से जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे सावरकर सुनने में मिल रहा है, झांसी की रानी, आप सुभाष चंद्र बोस इनके नाम ले रहे हैं.
तो अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री जो है, बच्चों के इतिहास विषय को इस माध्यम से काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कल ही मेरा ये विषय हुआ, हाँ। मेरे कीर्तन कल ही विषय हुआ। मैंने हमारे श्रोताओं को बोला कि हिस्ट्री सब्जेक्ट लेने वाले कॉलेज में बहुत कम है। हम जब यहाँ जनता कॉलेज में चंद्रपुर में थे तो हमारे गुप्ता साहब थे, उनको एडमिशन कमेटी में बैठ के लड़कों को हाथ पाँव पढ़ना था कि अरे भैया कोई तो भी हिस्ट्री लो, मेरी पोस्ट बेकरार रहना चाहिए तो इसलिए हिस्ट्री ले। तो 4-5 लड़के मिले। हिस्ट्री पढ़ना लड़कों को अच्छा नहीं लगता। वही हिस्ट्री अगर एक विशिष्ट फॉर्म में अपन ने वहाँ तक पहुँचाई तो बहुत रंजक होती है और हिस्ट्री का अटैचमेंट बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि हमारा पूर्व भविष्य जो है, पूर्व काल जिसको बोलते हैं, भूतकाल जो बोलते हैं, भूतकाल के बारे में अटैचमेंट सभी को रहता है। सिर्फ अटैचमेंट निर्माण होने के लिए जो भाषा और जो दर्शन चाहिए, वो दर्शन के लिए जो माध्यम अनुकूल है वो माध्यम का ही स्वीकार करना चाहिए। मैं यहाँ ये कीर्तन में राष्ट्रीय कीर्तन एक अलग प्रवाह है। आपने जो बोले कि ज्ञानेश्वर या तुकाराम या समर्थ रामदास ऐसे हम कीर्तन सुनते थे, तो ये जो फॉर्म है ये राष्ट्रीय कीर्तन का फॉर्म इसके अंतर्गत ही है। लोकमान्य तिलक जी ने 1901 में ये फॉर्म को चालना दी। उनके एक अनुयायी थे दत्तोपंत पटवर्धन, तो वो दत्तोपंत पटवर्धन गाते बहुत अच्छे थे और अभिनेता बहुत अच्छे थे। तो उनका वो सामर्थ्य देखने के बाद और वक्तृत्व अच्छा था, तो लोकमान्य तिलक जी उनको बोले कि आपके इस क्वालिटी की अगर राष्ट्र को कुछ ये मिलती है तो आप कीर्तन क्यों नहीं करते, राष्ट्रीय कीर्तन क्यों नहीं करते? आप महाभारत ही समझाइए लोगों को, लेकिन महाभारत में का जो राष्ट्रीय मूल्य है वो बताइए। तो वो दत्तोपंत पटवर्धन जी ने ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इम्प्रोवाइज किया कि इसमें अगर बोलते ज्ञानेश्वर महाराज को जैसा ये करना पड़ा, दिव्य करना पड़ा, सावरकर जी को वैसा दिव्य करना पड़ा। जोड़ आख्यान बोलते हैं इसको कि एक बाजू में ज्ञानेश्वर बोलने का, एक बाजू में सावरकर बोलने का। तो सावरकर जी अंडमान में जब काले पानी में गए थे तो काले पानी में जाने के बाद उनको कितने कष्ट उठाने पड़े। तो देश के लिए तो कष्ट उठाने पड़ती है, तो जैसा देश के लिए वो कष्ट उठाना पड़ता है वैसा भगवान के लिए भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर भगवान मिलना हो तो उसके लिए भी आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। अगर आगे इस बाजू में तो ये जो है हिस्ट्री का अध्यापन, तो इस हिस्ट्री के अध्यापन के लिए कीर्तन जैसा माध्यम ही चाहिए, एकदम परफेक्ट माध्यम है। उसमें भी कब घटना कब घटी, मी तर तारीख वार नक्षत्र महिना हे सगळं सांगतो माझ्या कीर्तनामध्ये। आणि नुसतं सांगत नाही तर त्यावेळी उपस्थित असलेली जी सगळी माणसं आहेत, जैसे गांधी जी को मिलने के लिए सुभाष बाबू गए, वहाँ कौन कौन बैठे थे? महादेव भाई देसाई बैठे थे, शंकरलाल बैंकर बैठे थे, सभी। तो वो लड़कों को इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि अरे भाई अपने को कुछ तो भी अलग मिल रहा है, ज्याला आपण म्हणतो ज्ञानाचा आनंद। म्हणजे नुसता आध्यात्मिक आनंद तुम्ही नाही देऊ शकत, बौद्धिक आनंद हा जो प्रकार आहे, हा प्रकार मिळाला की त्याला कोणताही माणूस आनंदासाठीच तुम्हाला वेळ देतो। तो आनंद जिथून त्याला मिळतो तिथून तो घेणारच, आणि कीर्तनातून या आनंदाचा साक्षात्कार होतो। त्याच्यामुळे हिस्ट्री हा विषय जो आहे हा कीर्तनाला खूप अनुकूल विषय आहे। आज ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो वर्ल्ड जा रहा है तो उसका भारत पर भी असर है, और भारत भी उसके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेके चल रहा है। तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज के एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें आपने जो बताई वो सिस्टम कीर्तन के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ाने की, तो ये कितनी फ्रूटफुल रहेगी? और फ्रूटफुल तो रहेगी, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मैं खुद उसमें काफ़ी अच्छा मुझे विजन दिख रहा है कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। और इसके बारे में हम पेरेंट्स को क्या एक ये जो कीर्तन का जो ये था ना, ये लोक शिक्षण का ही माध्यम था। हाँ, अपने यहाँ लोक शिक्षण नाम से जो संस्था चलती थी,
जिसे अनौपचारिक शिक्षण बोलते हैं। अनौपचारिक बंदिस्त क्लास में बैठे हैं लड़के, 45 मिनट का पीरियड है, 45 मिनट के बाद आप अलग हम अलग, ऐसी बात ही नहीं है। रोज का पीरियड, रोज का पीरियड, और सभी छोटे छोटे लड़के वहाँ कीर्तन में आके बैठते थे। और वो सब कविताएं जो है वो कविताएं कीर्तनकार के माध्यम से उनको कंठस्थ हो जाती थी। आज कॉलेज में लड़कों को कविता कंठस्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती? रिपीटेशन नहीं होता। संस्कार रोज का रोज होना चाहिए। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन रोज का होना चाहिए कि वही मोरोपंत, वही तुकाराम, वही ज्ञानेश्वर, आज के अगर कोई लिए तो वही कुसुमाग्रज, वही भास्कर रामचंद्र तांबे, वही निराला भी मैं ये करता हूँ। हिंदी कवि रहे, बंगाली कवि रहे, सभी कवि अगर है वो लेखक है तो लेखक और कवि ये मुझे इम्प्रोवाइज करते हैं और उनके माध्यम से मैं लड़कों को इम्प्रोवाइज करता हूँ। अनौपचारिक शिक्षण में क्या होता है, कुछ बंधन नहीं होगा और लड़कों को मालूम होता है कि यहाँ संकोच नहीं है, ये निसंकोच है। तो ग्रहण करने के बारे में उनको जो है, तो ग्रहण करने के बारे में उनको पूरा लिबर्टी है, फ्रीडम है। तो वो फ्रीडम के माध्यम से ये जो हमारा व्यवहार चलता है, तो ये व्यवहार शिक्षण के लिए बहुत ही बच्चों के पास जाने वाला व्यवहार है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये कीर्तन प्रकार बच्चों के लिए बहुत फायदेकारक है। इसमें आर्ट भी है, क्योंकि कथा बतानी है तो उसमें अभिनय का भी उपयोग है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन भी है, क्योंकि आविष्कार की भी ज़रूरत है। और ये अगर बचपन से ही बच्चों को दिया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी हम संस्कारों के साथ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसमें वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा योगदान है। इस वैल्यूज़ को समझने के लिए अभिभावकों का इसमें समरस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अभिभावक अपने ये कीर्तन में जो वैल्यूज़ होती है, अभिभावक पेरेंट्स ने लाना चाहिए। पेरेंट्स ने बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले कुछ बातें ऐसी है कि उनके स्टैंडर्ड के ऊपर रहती है कभी-कभी, तो वो स्टैंडर्ड के ऊपर भी रहती है तो भी लड़कों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। और वो जिज्ञासा में अगर पेरेंट्स को उन्होंने पूछे कि वो महाराज वो जो बोल रहे थे वो क्या है, और पेरेंट्स को अगर मालूम नहीं तो पेरेंट्स ने वो संदर्भ देखना चाहिए, लाइब्रेरी में जाके देखना चाहिए। आज अपने पास बहुत सारी उपलब्धि है, तो लाइब्रेरी में जाके देखिए कि भाई जीमूतवाहन कौन है। मुझे एक हमारे भगिनी ने पूछा भाई काल यवन के पिताजी का नाम क्या है, अब मुझे वो संदर्भ मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। काल यवन की कथा मैंने बताया, काल यवन के पिताजी का नाम क्या है। मैं दूसरे दिन लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी में जाने के बाद वो काल यवन की पूरी हिस्ट्री निकाली। कोई तो भी पूछने वाला मुझे, ऐसे लड़के भी पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स का भी इम्प्रोवाइजेशन होता है लड़कों के माध्यम से। तो वो देखने के बाद फिर मुझे उसका संदर्भ मिला कि ये कालियवन जो है वो गर्ग मुनि का लड़का था। तो वो गर्ग मुनि ने एक बार यादवों को शाप दिया था और वो शाप देने के बाद उसके यहाँ ये लड़का पैदा हुआ और वो लड़का एक यवन राजा के यहाँ बड़ा हुआ, इसको कालियवन कहने लगे वगैरह। दूसरे दिन वो भगिनी को मैंने उसका समाधान हो गया। मैं बोला आपने मुझे क्यों पूछा? बोले मैं कल मेरे नाती को कथा सुना रही थी तो उसने मुझे पूछा की कालियवनाच्या वडिलांचं नाव काय, म्हणून मी तुम्हाला विचारलं। तो हे अनुभव जे ऐसे अनुभव हमें आती है। तो पेरेंट्स जितने अलर्ट रहेंगे उतने लड़के अलर्ट रहेंगे। तो ये जो अलर्टनेस है वो अलर्टनेस का यानी तीनों का व्यवहार है, कथा बताने वाला, कथा सुनाने वाला और कथा सुनने वाला, असे तिघे जण आहेत। म्हणून हम लोगों को कहते हैं कि युवा पीढ़ी नहीं है तो चलती, बालक आने को आना, बालक आने को और वृद्ध आने को आना, यानी जो ग्रहण कर सकते हैं वो आने को होना और ग्रहण करने के लिए जो दे सकते हैं उन्होंने आने को होना। कीर्तन में बीच में लोग नहीं आएंगे तो चलता, म्हणजे तरुण कीर्तनाला आले नाही तरी चालते, बालक आले पाहिजेत आणि म्हातारे आले पाहिजेत। कारण म्हातारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतात,
आणि बालक ग्रहण करू शकतात, अशा दोन्ही आहेत। युवकों को आजकल हाँ time ही वो नहीं है। टाइम नहीं, उन्होंने आना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वो अगर कीर्तन में आके बैठेंगे तो बाकी के समाज के व्यवहार कौन करेगा? सही बात है। नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ। आणखी काही सर तुम्हाला असं एक संदेश नाही द्यायचा? काय फायदा. ये म्हणजे अशा आप कार्यशाळा ये जो कर रही है बच्चों को जितना जितना अंडरस्टैंडिंग आएगा और उनकी अभिनय साधना अगर आपके माध्यम से कुछ अच्छी होती है तो मुझे आनंद मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।